सॉइल मैकेनिक्स के दूसरे लेक्चर में आप सभी को स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन तक पढ़ लिया था और ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ मैंने आप सभी को ट्रांसपोर्टिंग एजेंट के बारे में बताया था। तो एक बार फिर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पिछले लेक्चर के बारे में कि ट्रांसपोर्टेशन में हमने आपको बताया क्या था। तो आप लोगों ने पिछले लेक्चर में ये सुना होगा कि अकॉर्डिंग टू इंजीनियर सॉइल डिप्रेशन क्या होती है। तो इंजीनियर ने ये बताया है कि किसी भी चट्टान, किसी भी रॉक के जो डिकम्पोज पार्टिकल होते हैं, और डिकम्पोज क्यों होते हैं, उनका विदरिंग या इरोजन होता है। विदरिंग या इरोजन के पश्चात जो डिकम्पोज पार्टिकल होते हैं, डिकम्पोज पार्टिकल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर डिपोजिट होकर किसका निर्माण करते हैं, सॉइल का। तो आपके मन में एक बात ये भी आती होगी कि जो डिकम्पोज पार्टिकल हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते कहते हैं, और वही जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं उसी को बोला जाता है ट्रांसपोर्टेशन। और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जिसके द्वारा जाते हैं उसे बोला जाता है ट्रांसपोर्टिंग एजेंट। ट्रांसपोर्टिंग एजेंट के बारे में मैं आपको बता दूं कि ट्रांसपोर्टिंग एजेंट में जैसे कि आप कह सकते हैं कि एयर, वाटर, ग्रेविटी और ग्लेशियर, ये सब आपके चारों ट्रांसपोर्टिंग एजेंट हैं। इसका मतलब ये है कि जब रॉक या चट्टान के डिकम्पोज पार्टिकल इनके द्वारा जाके कहीं डिपोजिट होकर सॉइल का निर्माण करते हैं तो इन्हें उस समय उस मिट्टी के लिए ट्रांसपोर्टिंग एजेंट बोला जाता है। एयर के द्वारा किसी अलग तरीके की मिट्टी का निर्माण होता है, वाटर के द्वारा अलग तरीके की मिट्टी, मतलब अलग अलग ट्रांसपोर्टिंग एजेंट के द्वारा अलग अलग मिट्टी का निर्माण होता है। तो अगली टॉपिक आपकी आती है कि टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल कितने प्रकार की होती है, क्योंकि अलग अलग ट्रांसपोर्टिंग एजेंट से अभी भी मैंने बताया कि अलग अलग तरीके की जो ट्रांसपोर्टिंग एजेंट हैं उनसे अलग अलग सॉइल का निर्माण होता है। तो टाइप्स ऑफ सॉइल में आप देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल में पहला आपका है इरोबियल सॉइल, दूसरा आपका है लैगस्ट्रीन सॉइल, तीसरा आपका है मैलाइन सॉइल, अगला आपका है ग्लेशियर सॉइल, अगला आपका है गंबो सॉइल, अगला आपका है मक सॉइल, अगला आपका है टफ सॉइल, और अगला आपका है यूलाइन सॉइल, अगला आपका है मर्ल सॉइल, और लास्ट आपका है पीट सॉइल। तो ये आप देख रहे हैं कि आपके यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉइल में 10 तरीके के सॉइल हैं। ये सॉइल आपके अलग अलग ट्रांसपोर्टिंग एजेंट के द्वारा बनाए गए हैं और इनकी क्वालिटी भी अलग अलग है, इनका रंग भी अलग अलग है। तो मेन रूप से इनका नाम जो दिया गया है इनको ट्रांसपोर्टिंग एजेंट के आधार पर इनका नाम दिया गया है। जो भी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया ट्रांसपोर्टिंग एजेंट वाटर, इसका मतलब ये है कि जो वाटर के द्वारा मिट्टी बनी होगी, ट्रांसपोर्टिंग एजेंट के रूप में वाटर काम किया होगा, उस मिट्टी का कोई दूसरा नाम होगा।
जो एयर में बनाया होगा उस मिट्टी का कोई दूसरा नाम होगा। तो इस तरीके से आपके ये दोस्तों सॉइल है, और इसको मैं आपको इन सबका ये बारी बारी से स्क्रीन पे आपको तस्वीर फोटो जो है पिक्चर शो कर रहा हूँ, और एक एक के बारे में आपको बताते जा रहा हूँ, आप उसको ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए, स्क्रीन पे आपको पिक्चर शो हो रही होगी। जो आपकी पहली पिक्चर दिख रही है, ये पिक्चर आपकी है एलुवियल सॉइल। आपको पिक्चर में एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा कि कुछ नदी का किनारा जैसा दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि जो नदी के किनारे मिट्टी बनती है, जो नदी के किनारे मिट्टी होती है, उसे एलुवियल सॉइल कहा जाता है। तो ये जो पिक्चर आपको दिख रही है, ये एलुवियल सॉइल के लिए है। पिक्चर दिखाने से आपको ये फर्क पड़ेगा कि आप स्क्रीन पे पिक्चर देखेंगे तो आपके दिमाग में जो चीज़ है अच्छे से मतलब रटा जाएगी, आपके दिमाग में बस जाएगी। तो पिक्चर देख के ही आप कह सकते हैं कि जो नदी के किनारे मिट्टी होती है उसे एलुवियल सॉइल कहा जाता है, जो बहते हुए पानी की वजह से बनती है। मतलब इसका ट्रांसपोर्टिंग एजेंट क्या है? वाटर है, वो भी बहता हुआ पानी। अगली पिक्चर आपकी है लैकेस्ट्रीन सॉइल। ये लैकेस्ट्रीन सॉइल क्या है? पिक्चर दिख रही होगी आपको। पिक्चर का क्या कह रहा है? हाथ में मिट्टी लिया है, ऐसी मिट्टी थोड़ा सा सख्त मिट्टी दिख रही है, और ये मिट्टी को देखने के बाद हमें ये लग रहा है कि ऐसी मिट्टी ठहरे हुए पानी में, रुके हुए पानी में होती है। तो इसका मतलब ये है कि इसका भी ट्रांसपोर्टिंग एजेंट वाटर ही है, बट रुके हुए पानी में ऐसी मिट्टी मिलती है। तो एलुवियल सॉइल जो होता है वो बहते हुए पानी के कारण, परंतु लैकेस्ट्रीन सॉइल क्या है? ठहरे हुए पानी के कारण बनता है। अगला पिक्चर है आपका, स्क्रीन पे आपको शो हो रही होगी, मैरीन सॉइल। मैरीन सॉइल क्या है? मैराइन वर्ड जो है आप जानते होंगे कि ये समुद्र के ओशियन से बना हुआ है। मैराइन वर्ड जो समुद्र के ओशियन से बना हुआ है, इसका मतलब समुद्र के किनारे जो सॉइल बनती है उसे मैराइन सॉइल कहा जाता है। तो आपको पिक्चर में भी दिख रही है कि जो समुद्र के किनारे जो ये मिट्टी है, ये कौन सी सॉइल है? मैराइन सॉइल। अगला है आपका ग्लेशियल सॉइल। ग्लेशियल सॉइल, ये वर्ड आपको पता होगा कि ग्लेशियर से बना है, और ग्लेशियर का मतलब क्या होता है? आइस। ग्लेशियर किससे बना होता है? आइस से। तो जो भी सॉइल हमारी आइस की वजह से बनती है या आइस के पिघलने की वजह से बनती है, उसे क्या कहा जाता है? ग्लेशियल सॉइल कहा जाता है। आपकी अगली सॉइल है गम्बो सॉइल। गम्बो सॉइल पिक्चर आपको शो हो रही होगी। पिक्चर में क्या दिख रहा है? पिक्चर में आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि दो सॉइल आपस में चिपकी हुई होती है, और उसके बीच में थोड़ा सा दरारें आ जाती हैं। ऊपर के ऊपर का सरफेस धीरे धीरे क्या होता है? सूख जाता है, तो ऊपर दरारें आ जाती हैं बस। बट ये जो सॉइल होती है अंदर से क्या होती है? चिपकी हुई होती है। अर्थात इस तरह की सॉइल जिस सॉइल में चिपकन हो, स्टिकी हो, उस सॉइल को गम्बो सॉइल कहते हैं। इसके बाद आता है आपका मक सॉइल। देखिए, मैंने पिक्चर में आपको दिखा रखी है, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा ना कि पिक्चर में मुझे गंदगी नजर आ रही है। उस गंदगी से क्या समझ आ रहा है मुझे कि जहाँ पर गंदगी होती है वहीं पर मक सॉइल बनेगी। और ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर सीवेज फैसिलिटीज नहीं होती है, सीवेज मतलब पानी निकलने का, पानी निष्कासन का सुविधा नहीं होता है, वहाँ पर उस एरिए में आपको क्या मिलेगा? मक सॉइल मिलेगा। और इस तरीके की मिट्टी जो होती है उसका कलर काले कलर का हो जाता है, काला रंग हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? मक सॉइल। आगे आपको जो स्क्रीन पर पिक्चर शो हो रही होगी वो आपकी है टफ सॉइल। जैसे कि नाम ही बता रहा है इसका कि टफ। टफ मतलब थोड़ा सा कड़ापन है, सख्त है। और पिक्चर में भी ये चीज़ दिख रही है कि मिट्टी बड़ी सख्त सी नज़र आ रही है, जैसा कंक्रीट होता है कुछ उस तरीके की है। और आपको ये पता होगा कंक्रीट में क्या होता है? सीमेंट। और सीमेंट में क्या होता है? वोल्केनिक ऐश। इसका मतलब जिस मिट्टी में सीमेंट ऑर्गेनिक ऐश की कुछ मात्रा मिली होती है या मिली होगी, उसे क्या कहा जाएगा? टफ सॉइल कहा जाता है। अगली बात आती है जो आपकी है यूलाइन सॉइल। जैसा कि आपको नाम बता रहा है, ये सॉइल मेरी हवा के कारण बनती है। एरोप्लेन कुछ सेम वर्ड लग रहे हैं, तो जो ईओ और एयर सेम लग रहा है, अर्थात जो भी सॉइल हवा के कारण जमा होगी, डिपोजिट होने के पश्चात सॉइल का निर्माण होती है, उसे यूलाइन सॉइल कहा जाता है। हवा आधी सी पिक्चर में देख रहे होंगे, आपकी हवा सी आधी सी चल रही है,
ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और आगे आपको पढ़ना है मार्बल सॉइल। मार्बल सॉइल में आप देख रहे हैं कि कुछ अस्थियां हैं, आदमियों की अस्थियां हैं, ठीक है, जंतुओं की अस्थियां हैं, दबी हुई है जमीन के नीचे। तो बड़ी मुश्किल से पिक्चर ढूंढ कर लाया हूँ आपके लिए। तो मार्बल सॉइल में एक चीज़ ध्यान देना होगा आपको कि ये सिर्फ और सिर्फ डेड सेल मास और बॉन्स ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स, अर्थात जो मरे हुए आदमी की हड्डी और मांस से सॉइल बनती है, हम लोग जहाँ पर मुर्दा दफनाते हैं उससे बना सॉइल मार्बल सॉइल कहलाता है। इसी तरीके से आपकी अगली सॉइल है, अगली और लास्ट सॉइल है पीट सॉइल। स्क्रीन पे आपको पिक्चर दिख रहा होगा, देखिए पीट सॉइल वह सॉइल होता है जहाँ पर हमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा पाया जाएगा, जहाँ पे पेड़ पौधे घास फूस पाए जाएंगे। तो वहाँ पे इस तरीके की मिट्टी का निर्माण होता है, उनके सड़ने से जो सॉइल बनती है उसे पीट सॉइल कहा जाता है। और इसका कलर ब्लैक टू ब्राउन, ब्लैक या ब्राउन हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं लेक्चर में। इस लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और आपको ये बता दें कि ट्रांसपोर्टेशन से अलग अलग ट्रांसपोर्टिंग एजेंट के द्वारा आपका जो है एक चार्ट के माध्यम से समझा दें कि कौन सी मिट्टी बनती है। तो सबसे पहला है आपका बाई वाटर, दूसरा है बाई एयर, तीसरा है आपका बाई ग्रेविटी और चौथा आपका है बाई ग्लेशियर। तो ये सब ट्रांसपोर्टिंग एजेंट हैं आपके, इन्हीं के द्वारा डिकम्पोज पार्टिकल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं और सॉइल का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले अभी आपकी चार्ट माध्यम से तुरंत आप समझ जाएंगे कि बाई वाटर आपने पढ़ा होगा अभी कुछ देर पहले कि बाई वाटर कौन सी मिट्टी बनी थी, लूवियल सॉइल। उसके बाद आपने देखा था बाई एयर, बाई एयर सब एयर से ही बना था, स्पष्ट रूप से इसी रूप से जुड़ा हुआ एक शब्द था ईओ, और वो कौन सी मिट्टी थी, ईओ लाइन। इसका मतलब ट्रांसपोर्टिंग एजेंट बाई एयर के द्वारा कौन सी मिट्टी बनी है, ईओ लाइन। आगे आपका बाई ग्रेविटी, तो बाई ग्रेविटी, ग्रेविटी आप लोग जानते हैं गुरुत्वाकर्षण, इससे आपका बनता है फ्लूवियल सॉइल। फ्लूवियल सॉइल और लास्ट में आपका बाई ग्लेशियर, जिससे आपकी बनी थी मिट्टी ग्लेशियल सॉइल। तो ये है आपके चारों ट्रांसपोर्टिंग एजेंट से मुख्य जो मेन जो सॉइल बनी हुई है उन सबका नाम है। और आपने यहाँ पढ़ा होगा बाई वाटर में दो तरीके का आपने पढ़ा था कि एक जो है ठहरे हुए पानी की वजह से बना था और एक क्या है, बहते हुए पानी की वजह से। तो बहते हुए पानी की वजह से आपका बना था इलुवियल सॉइल, और जो ठहरे हुए पानी की वजह से बना था कौन सा था, लैक स्ट्रीम। इसके बारे में हम पीछे आपको पिक्चर भी दिखा चुके हैं, पिक्चर से आपको पिक्चर के माध्यम से समझा चुके हैं। ये आपका पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन जो था लगभग समाप्त हो चुका है। अब आगे हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और नोट्स भी बना लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं कि दूसरा चैप्टर क्या है। दूसरा चैप्टर आपका है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। ये आपका दूसरा चैप्टर है और अभी तक तो आपने ये जाना है कि कितने तरीके की मिट्टी होती है, कैसे बनती है, कहाँ पे मिलती है, रंग कैसा होता है। लेकिन अब आपको पढ़ना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, सॉइल के अंदर कौन कौन सी सॉइल के अंदर कैसा कैसा गुण पाया जाता है उसके बारे में आपको जानना है। तो आप प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना है फेज डायग्राम। फेज डायग्राम है क्या? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फेज डायग्राम है क्या।
डायग्राम के बारे में आप लोग भली भांति परिचित होंगे और जानते भी होंगे कि डायग्राम क्या होता है। उसी तरीके से सॉइल केसेस में, मिट्टी के केसेस में डायग्राम के बारे में आपको जानना है कि फेज डायग्राम जो होता है, फेज डायग्राम एक ऐसा डायग्राम है जो वाटर, एयर और वर्ड्स, सॉइल सॉलिड को एक साथ दर्शाता है। जैसे आप इस तरीके से कह सकते हैं कि मिट्टी है, मिट्टी में सॉइल सॉलिड मतलब मिट्टी के कण कितने हैं, वाटर की कितनी मात्रा है और एयर की कितनी मात्रा है। ये आपको कौन सा डायग्राम दर्शाता है, फेज डायग्राम। फेज डायग्राम के माध्यम से हम ये पता कर सकते हैं सॉइल सॉलिड कितना है, मतलब मिट्टी के कण कितनी मात्रा में है, वाटर कितना है और एयर कितना है। जबकि अगर देखा जाए, इसको आप नोट के रूप में लिख सकते हैं कि काल्पनिक डायग्राम, इसको एक काल्पनिक डायग्राम माना गया है क्योंकि रियल में यह संभव नहीं है। चलिए लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि क्या पढ़ना है आपको। अब देखिए, ये देखना आपको कि फेज डायग्राम कितने तरीके का होता है। फेज डायग्राम दो तरीके का होता है। यदि आप इसकी डिफिनेशन लिखना चाहें फेज डायग्राम की, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि वह डायग्राम जो सॉइल में उपस्थित सॉइल सॉलिड, एयर तथा वाटर को अलग अलग दर्शाता है। और इसका फिगर भी आप बना सकते हैं एक तरीके से। ये आपका होता है सॉइल सॉलिड, ये आपका है वाटर और ये आपका है एयर। डिफिनेशन तो आपने पढ़ ली, लेकिन आप इसको नोट्स में आपको ये भी लिखना होगा या नोट करके आप ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो फेज डायग्राम है, फेज डायग्राम ये काल्पनिक है, रियल में यह संभव नहीं है। तो आप इसको इस तरीके से जरूर लिख लीजिएगा कि फेज डायग्राम रियल में संभव नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको ये बता दूं कि सॉइल फेज के जो डायग्राम होते हैं, जो सॉइल का फेज डायग्राम होता है वो दो तरीके का होता है। दो तरीके का मतलब दो तरह का होता है। पहला आपका है टू फेज डायग्राम और दूसरा आपका है थ्री फेज डायग्राम। टू फेज और थ्री फेज, सबसे पहले हम आपको टू फेज के बारे में बताते हैं। टू फेज डायग्राम है क्या?
ये आपका चित्र है, फिगर है टू फेज डायग्राम का। तो टू फेज डायग्राम में आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एयर और क्या है, सॉइल सॉलिड है, मतलब मिट्टी के कण उपस्थित रहेंगे। मिट्टी में क्या रहेगा, मिट्टी के कण और एयर मतलब जो कुछ खाली स्थान पाए जाते हैं उसमें क्या रहेगा, एयर रहेगा। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि टू फेज डायग्राम में केवल एयर और सॉइल सॉलिड होता है। किस केस में है, जब मिट्टी सूखी हो। इन ड्राई केस में आप कह सकते हैं कि फॉर ड्राई केस। आप इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि फॉर ड्राई केस, सूखी हुई मिट्टी में या सूखी हुई मिट्टी का जो डायग्राम बनता है ये क्या होता है, टू फेज डायग्राम होता है, जिसमें एयर और सॉइल सॉलिड को दर्शाया जाता है या दिखाया जाता है। अब दूसरी आपकी है थ्री फेज डायग्राम। थ्री फेज डायग्राम आप लगभग समझ ही गए होंगे कि थ्री फेज डायग्राम क्या है। उसमें टू फेज था, आपका एयर था और सॉइल सॉलिड था। अब इसमें थ्री फेज की अगर बात की जाए तो थ्री फेज में आपका क्या होगा, थ्री फेज डायग्राम में आपका सॉइल सॉलिड, वाटर एंड एयर तीनों की मात्रा पाई जाती है। तो इस केस में आप ये कह सकते हैं कि ये किस केस में होगा, और सिचुएटेड, ठीक है, सिचुएटेड सॉइल में, मतलब जिस समय मिट्टी भीगी होगी, मतलब उसमें जल की मात्रा होगी, मिट्टी गीली होगी, वो क्या कहलाएगा आपका थ्री फेज डायग्राम। और टू आपने अभी कुछ देर पहले पढ़ा था टू फेज डायग्राम। टू फेज डायग्राम में आपने पहला पढ़ा था हॉट ड्राई केस। हॉट ड्राई केस के लिए आपका इसमें एयर था, एयर और सॉइल सॉलिड था। उसके बाद दूसरा आप उसी में आपको एक पॉइंट भूल गया था, उसको आप ये लिख सकते हैं कि फॉर सैचुरेटेड केस, मतलब जब मिट्टी भीगी हुई हो या गीली मिट्टी में। तो गीली मिट्टी में टू फेज में आपका क्या था, सॉइल सॉलिड था और क्या था, वाटर होना चाहिए। सॉइल सॉलिड और वाटर। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में थे। पहला मैंने आपको बताया फेज डायग्राम क्या होता है, इस पर फेज डायग्राम कितने प्रकार के होते हैं और यहाँ पे मिट्टी में क्या क्या उपस्थित होता है। अब इसके बाद आपको अगले वीडियो में थ्री फेज डायग्राम के बाद थोड़ा सा जो है डेरिवेशन करवाया जाएगा और इन दोनों के जैसे थ्री फेज और टू फेज डायग्राम में संबंध क्या है, रिलेशन क्या है, ये बताया जाएगा। तो इस वीडियो के लिए आपको थैंक यू।